Hello student, today we are going to learn chapter number 4, Literary Heritage of India. Now weightage of the chapter is 4 marks. 1 mark के short answer के अंदर 1 mark का पूछा जाता है और 3 mark का एक section C के अंदर पूछा जाता है. So total weightage of the chapter is 4 marks. Now let us understand what do you mean by literary. Literary means you can say language. Now man बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत कुछ यूज़ करते हैं. एक्सप्रेशन है, सिम्बॉल्स है, ड्राइंग्स है, साउंड्स है. कम्युनिकेट करने के लिए अपने जो थॉट्स है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो सारी चीज़ों को कम्युनिकेट करने के लिए मैन, हिस्टोरिकल मैन, पहले ज़माने में तो धीरे धीरे लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ और फिर उसके बाद इतने सारे वेरिएशंस आए. So here it is given over a period of time language was being used for the expression of thought. Constructive of language led to a creation of literature. So ancient time India का literature जो है वो बहुत diversity and uniqueness था. इंडिया के स्कॉलर्स जो थे उन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेजेस के वाइज उसको अलग से डिवाइड किया गया था. Now language and literature. Now understand that if we quick look at history we can see the emergences of varieties of language since centuries. So language जो है वो इन्फ्लुएंस होती है जैसे जैसे लिटरेचर डेवलपमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग. सबसे फर्स्ट लैंग्वेज जो थी दैट इज द संस्कृत लैंग्वेज. लेस टाइम यूज इन द प्रेजेंट टाइम बट रिलीजियस सेरेमनीज एंड वर्शिपिंग रिचुअल्स आर इन द संस्कृत लैंग्वेज. इवन जो रिलीजियनशिप से जो रिलेशनशिप वर्शिप्स होती थी वो भी संस्कृत लैंग्वेज में होती थी और जो कम्युनिकेशन करने का जो लोगों का एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने का प्रोसेस होता था वो भी संस्कृत लैंग्वेज से ही रहता था. ना जनरली लैंग्वेज जो है वो अपॉर्चुनिटी देती है एक दूसरे के अंदर कि वो अपने जो फीलिंग्स है, एक्सप्रेशन है, वो सारी चीज़ों को क्या कर सके, डिपिक्ट कर सके, बता सके. सो इट इज़ देयर एंशियंट स्क्रिप्ट इज दैट द हरप्पन सिविलाइजेशन. सबसे पुरानी स्क्रिप्ट अगर देखा जाए तो हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम की थी. नाउ संस्कृत के ग्रामेरियन, संस्कृत के अंदर भी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे कुछ नॉर्म्स होते थे. तो महर्षि पाणिनि जो ग्रेट संस्कृत के ग्रामेरियन थे उन्होंने एक बुक लिखी थी उस टाइम पे जिसका नाम था अष्टाध्यायी. वो नोटबुक संस्कृत ग्रामर के ऊपर थी, 4th सेंचुरी के अंदर लिखी गई थी. एंड इट इज कंसिडर्ड लैंग्वेज ऑफ आर्यंस. जो संस्कृत लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज को आर्यंस की लैंग्वेज को कंसिडर किया गया था कि ये आर्यंस की टाइम की लैंग्वेज थी क्योंकि आर्यंस सबसे पुराने वाले थे इस टाइम पे. इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय ऑल द इंटरनेशनल लेवल that the Sanskrit is the best language for the computer use also. ना उसके बाद संस्कृत को चीफ लैंग्वेज माना गया कि नॉलेज के अंदर, साइंस के अंदर, रिलीजन के अंदर, फिलोसॉफी के अंदर, सब चीज़ों के लिए संस्कृत लैंग्वेज जो है वो चीफ लैंग्वेज है, मेन लैंग्वेज माना गया. उसके बाद एंशियंट लिटरेचर को डिवाइड किया गया. वेदास का मीनिंग होता है नॉलेज. वेदास का मीनिंग होता है नॉलेज. ना वो नॉलेज को 4 नॉलेजेस में डिवाइड किया गया उनके क्राइटेरिया के बेस पे. सो व्हाट इज दैट ऋग्वेदा. तो ऋग्वेदा जो है वो बहुत पुरानी बुक थी इंडियन लिटरेचर की एंड उसके अंदर 1028 वर्सेस थे एंड यज्ञास जिसके अंदर वर्शिपिंग करने के लिए जिसको 10 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया. उसके बाद था समवेदा एक तरह का ऐसा कंपोज था जो ऋग्वेदा के बाद कंपोज हुआ था जिसके अंदर रेसाइट करने के जो वर्सेस जो थे वो वर्सेस को रेसिटेट कैसे करना है उसके अंदर ये चीज़ें दी गई थी. एंड यजुर्वेदा को यज्ञास भी बोला जाता है और वो कंपोज हुए थे प्रोज एंड वर्सेस में. जैसा अभी हमारे इंग्लिश की बुक के अंदर हम प्रोज एंड पोएट्री वाले पार्ट होते हैं तो वैसा यजुर्वेदा के 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था जिसके अंदर सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस उसके अंदर इंक्लूड थे. उसके बाद था अथर्ववेदा है जो जिसके अंदर बहुत सारे मैनर्स के बारे में, संस्कार के बारे में, वो सारी चीज़ों के बारे में उसके अंदर अब बताया गया था. ना उपनिषद इज व्हाट. उपनिषदिक लिटरेचर गिव्स अस विविड डिस्क्रिप्शंस एंड एनालिसिस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, ऑफ द मिस्ट्रीज, लाइफ एंड डेथ. उपनिषद के अंदर क्या बताया गया था कि लाइफ जो होती है डेथ के बाद कैसी होती है. तो लाइफ एंड डेथ और उसके मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में उसके अंदर बताया गया था. डायलॉग फॉर्म में है. उसके अंदर टोटल 108 श्लोक दिए गए थे जो मुक्ति लोक उपनिषद के अंदर बताया जाता था. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो तुम्हारा है दैट इज द ब्राह्मिकल लिटरेचर. ना ब्राह्मिकल लिटरेचर इज व्हाट के ब्राह्मिक टाइम पे वैदिक लिटरेचर बहुत सारे होते थे तो वो वैदिक लिटरेचर की वजह से ब्राह्मिकल लिटरेचर प्रिंसिपल्स में उसको डिवाइड किया गया था और उसको ब्रॉडली एक्सप्लेन किया गया है कुछ वो डिवाइड करके. तो यहाँ पे है अरण्यकास है. तो अरण्यकास जो है वो आर्यंस के पहले वाले फेसिस लाइफ से बताया गया है. मेकिंग देयर आश्रम्स इन अनायास फॉरेस्ट
अरण्यकाश का मीनिंग होता है फॉरेस्ट ना। फॉरेस्ट के ऊपर जो आर्यन पहले के एंशियंट लैंग्वेजेस जो थे वो कम्युनिकेट करते थे फॉरेन से। उनके जो लिटरेचर थे, मतलब उनकी जो लैंग्वेज थी वो ज़्यादातर फिलोसॉफी के ऊपर बहुत डिपेंड थी, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज अरण्यकाश उसको बोला जाता था। उसके बाद है वेदांगास। वेदांगास जो है वो वेदांगास लिटरेचर ऐसा लिटरेचर था, वो ज़्यादातर वो रिलीजियस मामले में बहुत ज़्यादा डीप बताता था, एंड ग्रामर बताता था, एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, तो ये सारी चीज़ों को वो बताता था। तो टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ यू कैन से अस्थियाद्या, जो हमने पहले पढ़ा था कि अस्थियाद्या जो फर्स्ट महर्षि पनिनी ने जो लिखी हुई थी, तो वो यहाँ पे उस टाइम का ये वेदांगास भी बनाया गया था। उसके बाद दो ग्रेट इंडियन एपिक बना लिखी गई थी, रामायण और महाभारत, जो अभी प्रेजेंट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक मानी जाती, होली बुक माना जाता है हिंदुत्व में, जिसके अंदर स्टोरी बताई गई है। रामायण के अंदर स्टोरी ऑफ रामचंद्र है, किंग अयोध्या के। फिर उसके अंदर और भी उसकी छोटी सी रामायण इज अ स्मॉलर एपिक देन द महाभारत। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर सम टाइम इट इज़ आस्क्ड इन शॉर्ट आंसर। उसके बाद उसकी स्टोरी नरेट की गई है, महाभारत की स्टोरी पूरी नरेट की गई है, जो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एपिक बुक मानी गई है, जिसके अंदर 1 लाख वर्सेस भी है। उसके अलावा भगवत गीता भी है। भगवत गीता के अंदर भी भगवत गीता एक पार्ट है महाभारत का, जिसके अंदर फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स और बहुत सारे और भी मैसेजेस मोक्षा के रिगार्डिंग उसके अंदर बताया गया। मोक्षा मतलब साल्वेशन के बारे में बताया गया है, जिसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति के बारे में डीप में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सो ये जो रामायण एंड महाभारत है वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए संस्कारीज इन इंडिया के अंदर बताए गए हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड संस्कृत लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस विच कंटेन अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ अ रिलीजन एंड वर्ल्डली एस्पेक्ट ऑफ अ लाइफ। इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पे कुछ बुक्स इसमें इंक्लूड होती रहती थी। पहले बुद्धिस्ट जो थे वो अपने जो भी लैंग्वेज होती थी वो रिटन पाली लैंग्वेज में लिखते थे। तो अर्लियर बुद्धिस्ट लिटरेचर को पाली लैंग्वेज भी बोला जाता था। पाली को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया था, तो उस 3 सेक्शन में डिवाइड होने के लिए उसको नाम दिया गया था त्रिपिटिका। एक फर्स्ट पार्ट का था सुक्त पिटिका, विनया पिटिका एंड अभिधम्मा पिटिका। ये 3 पार्ट के उसको त्रिपिटिका को नाम दिया गया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे राइटर्स जो थे उन्होंने अपनी बुक कुछ लिखी थी, पहले एंशियंट टाइम के थे, और भी बायोग्राफीज थी कुछ राजा महाराजा की। सो यहाँ पे कुछ ये एक बार तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, शॉर्ट आंसर में कभी कभार पूछा जाता है। इसके अलावा गुजराती लैंग्वेज के अंदर भी बहुत ज़्यादा कंपोज हुआ था। गुजराती लैंग्वेज भी बहुत डेवलप हुई थी लिटरेरी वर्क के अंदर। तो हेरिटेज ऑफ अ गुजराती लिटरेचर वॉज मेड पॉस्परस लिटरेरी कंट्रीब्यूशन ऑफ द नरसिंह मेहता। ये पोएट के आज भी हम पोएम्स पढ़ते हैं, जो गुजरात बोर्ड के अंदर स्टूडेंट्स होंगे तो वो उनको जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत सारी उनकी पोएम है। मीराबाई है, दयाराम आखो है, उनके बहुत सारी ऐसी बुक्स है जो एंशियंट लैंग्वेज और लिटरेरी सोर्स को एक्सप्लेन अच्छे से करती है। फिर उसके बाद 4 ड्राविडियन लैंग्वेज साउथ की लैंग्वेज जो थी उसको 4 में डिवाइड किया गया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम, जिन्होंने अपने खुद के लिटरेचर के ऊपर अपना ओल्डेस्ट पहले की सेंचुरी में इसके अलावा क्रिश्चियंस के अलावा इसमें इंक्लूड किया गया था। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन 3 लिटरेरी गैदरिंग ऑफ द संगम्स हेल्ड इन द सेजेस एंड रिसाइटेड देयर कंपोज्ड। नाउ पॉलिटिक्स है, वॉर है, लव है, ये सारी चीज़ों के बारे में भी अलग से बुक को लिखे गए थे। सो द्राविडियंस की लैंग्वेज के ऊपर से बहुत और सारे फेमस लिटरेचर बॉडी के जो मेन कंपोजिशन है, जिसके अंदर 8 पोएम थी, कोई ग्रामर के अकॉर्डिंग की बुक थी, कोई सॉन्ग्स के ऊपर बुक थी, तो वैसे लिटरेचर को अलग से डिवाइड किया गया। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है मेडिवियल लिटरेचर। मेडिवियल लिटरेचर मीन्स व्हाट? मॉडर्न लिटरेचर। मेडिवियल मीन्स मॉडर्न। नाउ लिटरेचर इज अ लैंग्वेज। मॉडर्न लैंग्वेज जैसे जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, तो डेवलपमेंट के साथ साथ लैंग्वेज भी डेवलप होता गया। सो नॉर्थ साइड में जो लिटरेचर था संस्कृत लिटरेचर, इट इज नाउ अगेन टू वर्क ग्रेट ऑफ इट, दैट इज द कश्मीर एंड वाज द समावेदा कस्तसीगरा। और दूसरा जो था वो दैट इज द कल्हाना रातकीरिस। हिस्टोरिकल बुक ये 2 मेन फेमस मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर नॉर्थ के अंदर बताई गई थी। उसके बाद और भी फेमस जो उस टाइम के थे, दैट इज अ गीत गोविंद थे, जो जयदेव का शॉर्ट आंसर्स में कभी कभार पूछा जाता है 1 मार्क के लिए। सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस ऑफ द पॉइंट्स कि कौन से नाम है और कौन सी चीजें
पूछी गई है। सो जस्ट थ्रू आउट इट दिस टू पैराग्राफ के अंदर बताया गया है। एंड आफ्टर दिस इंडियन लैंग्वेज के अंदर और भी अगर दिल्ली सुल्तानेट के टाइम पे अगर उसको कंपोज किया जाए तो दिल्ली के अंदर और भी लैंग्वेज थी, दैट इज द खड़ी बोली एंड ब्रिज भाषण। दीज टू इम्पॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज में बहुत बार ये पूछा जाता है। तो दिल्ली लैंग्वेजेस के नाम अलग से दिल्ली सुल्तानेट के अकॉर्डिंग क्या दिया गया था, तो यू हैव टू राइट डाउन दिस खड़ी बोली एंड ब्रिज भाषण। इसके अलावा और भी है, हिस्टोरिक वर्क के अकॉर्डिंग दिया है, हिंदी और गुजराती लिटरेचर बताया है, मुल्ला दाऊद जो ओल्डेस्ट बुक थी अवधी लैंग्वेज के टाइम पे, और पर्शियन लैंग्वेज में भी है, दिल्ली सुल्तानत के पीरियड के अंदर पर्शियन लैंग्वेज चलता था, तो ज़ियाउद्दीन बुरानी रोटू जिन्होंने लिखा हुआ था। फिर उसके अलावा है दूसरे रीजन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी एंड तुलगुस किंग हैं जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल बुक ली थी, फतवाए जहांगीर है। ये कुछ शॉर्ट आंसर पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर क्या है। उसके बाद है आमिर खुसरो है, आमिर खुसरो जो बहुत ही फेमस पोइट है, जिन्होंने अपना ही वॉज अ फेमस पोएट है, हिस्टोरियन, मिस्टिक, साइंट एंड कंपोजर, म्यूज़िक लिखा है। निज़ामुद्दीन औलिया है, आशिक, उनकी बहुत सारे ऐसी बुक अलग अलग बताई गई है जो बहुत ही फेमस भी हुई है। अर्दली पैराडाइज है। तो हिंदुइज़्म एंड अलावा उसके बाद है पर्शियन के अंदर है, अपने अपने जैसे जो सुल्तानेट्स होते थे, जैसे दिल्ली के जैसे किंग होते थे, जो किंग्स होते थे उनकी जैसी लैंग्वेजेस उनको बताई गई थी। Moreover, the well-known रामचरित मानस by तुलसीदास was written by the अवधी, ये भी शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है। फिर हिंदी लैंग्वेज, बिसाइड्स हिंदी लैंग्वेज लिटरेचर ऑन द अदर लैंग्वेज ऑल्सो डेवलप, जैसा कि हिंदी के अलावा बंगाली है, उनके अंदर भी लिरिक्स फेमस पोएट थे, चंदीदास थे जिन्होंने अपना फेमस सेंट चैतन्यास है, नरसिंह मेहता है जो गुजराती के अंदर बताया गया है। फिर उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कश्मीर का है जो जैनुल आबिदीन एंड अनदर पेट्रोगन संस्कृत लैंग्वेज में भी बताया है। फिर किंग्स के टाइम पे विजयनगर है, संस्कृत लिटरेचर को कंटिन्यू किया है। सो आफ्टर दिस इट द तेलुगु लिटरेचर है, राजा कृष्ण देवी है, अमुक्ता मलाद है, ये शॉर्ट आंसर में कभी कभार पूछा जाता है। एज इन आर्ट एंड आर्किटेक्ट द मुगल पीरियड ऑल्सो सॉ ग्रेट डेवलपमेंट इन द लिटरेचर। नाउ आर्ट और आर्किटेक्ट के साथ साथ मुगल पीरियड जो है वो भी डेवलप होता गया लिटरेचर के अंदर। सो बाबर वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर, वॉज द पायनियर ऑफ द टर्किश पोएट्री। तुर्कुज ए बाबर, तर्किश के अंदर उसकी ऑटोबायोग्राफी बताई गई है। फिर गुलबदन बेगम है, सिस्टर ऑफ एम्परर हुमायूं के ऊपर लिखा गया हुमायूं नामा है। जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी तुजू के जहांगीर से बताई गई है। औरंगजेब की है बायोग्राफी। सो वैसे ही बहुत सारे ऐसे उस दौरान मुगल पीरियड के अंदर जो किंग्स थे उनके भी अलग अलग से लिटरेचर्स फॉर्म हुए थे। हिंदी लिटरेचर मेड अ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ड्यूरिंग द अकबर्स रेंज। अकबर के रेंज मतलब अकबर का जो पीरियड था, जब अकबर का रूलिंग चल रहा था, उस टाइम पे हिंदी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस और डेवलपमेंट था, जिसके अंदर तुलसीदास एंड सूरदास ने अपने अपने उस टाइम पे बहुत सारे पोएट्स लिखे थे, पोएट्री लिखी थी। ग्रेट पोएट उस दौरान के जो थे केशवदास रोट ऑन लव एंड सेपरेशन है। रहीम के दोएस जो आज भी ऑल ओवर इंडिया इतने फेमस है। इसके अलावा और भी है, अबू फजल जिसने लिखा था एन ए अकबरी और अकबरनामा लिखा था। एन ए अकबरी गिव्स बहुत ज़्यादा डिटेल उसके अंदर दी गई है। इंडियन कॉस्ट्यूम्स के कस्टम्स के बारे में है, मैनर के बारे में है, रिलीजन, फिलोसॉफी, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। फिर अकबर हैज़ एस्टैब्लिश द इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। अकबर ने अपने उसके अलावा और भी संस्कृत लैंग्वेज के अंदर जो महाभारत एंड रामायण है, भगवद गीता है, पंचतंत्र है, ये सारी जो बुक्स थी वो बहुत एंशियंट पुरानी बुक्स है और आज भी वर्ल्ड फेमस है। इवन नॉट इवन इन इंडिया बट पूरी वर्ल्ड फेमस है। उर्दू लैंग्वेज का भी बर्थ हुआ। ये लैंग्वेज के साथ साथ जो रिचेस्ट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज मानी जाती थी, जिसके बहुत ही ग्रेट पोएट थे, वली, मीर दर्द, मीर जकी, मीर नाज़िर, ये सारे जो बहुत ही ग्रेट पोएट्स थे। फिर उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वो सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए, वो सारी चीज़ें कहाँ लोग जाते थे पढ़ने के लिए। सो एंशियंट यूनिवर्सिटीज़, पहले के जो यूनिवर्सिटीज़ थी इंडिया के अंदर, सो कुछ फेमस कुछ यूनिवर्सिटीज़ ही थी, ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी। आज मॉडर्न में हर स्टेट में यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है, बट उस दौरान एंशियंट टाइम पे इतनी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। सो यहाँ पे जो है दैट इज़ अबाउट द नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, वाराणसी की यूनिवर्सिटी है, वल्लभ भी है, और कुछ छोटी मोटी दूसरी और यूनिवर्सिटीज़ है। नालंदा यूनिवर्सिटी एज अ 3 मार्क्स बहुत बार शॉर्ट नोट के अंदर पूछा जाता है। सो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो पटना डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, बिहार के अंदर।
बदगांव विलेज के अंदर है। एंड वहाँ पे ज़्यादा इन इम्पोर्टेंस होता है बुद्धिज़्म एंड जैन के ट्रेडिशन को माना जाता है। वहाँ के जो पिलग्रिमेज है, वहाँ के जो मतलब यू कैन से वहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ है वो जैन के और महावीर स्वामी के बेस पे हुआ है। 14 चतुर्मास है वहाँ पे। 5th सेंचुरी का कुमार गुप्ता पीरियड था, उसमें मॉन्टेसरी मतलब छोटे बच्चों का जहाँ से स्टार्टिंग रहता है, जब से सीनियर केजी एलकेजी होता है, जब से उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके अलावा प्राइसलेस ट्रेजर्स ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट वहाँ पे है। वहाँ का ग्रेट ट्रैवलर जो है यूंग सन ऑल्सो केम हियर, जो बहुत ग्रेट ट्रैवलर है वो वहाँ पे यून सेंग जो थे वो वहाँ पे विजिट के लिए गए थे, जिन्होंने अपना एज अ स्टूडेंट हु पास आउट फ्रॉम द नालंदा वाज कंसिडर्ड एज एन आइडियल स्टूडेंट। वो यूनिवर्सिटी बहुत फेमस थी, जैसे आजकल हम बहुत बोलते हैं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, तो वो यूनिवर्सिटी से अगर बच्चा पढ़ता है तो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो वैसे उस दौरान की ये नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत फेमस थी कि जहाँ पे वहाँ अगर स्टूडेंट वहाँ से पढ़ के निकलता है तो इट इज़ एन आइडियल स्टूडेंट माना जाता था। और 11 ड्यूरिंग द 5th से लेके 11 सेंचुरी तक ये सेंचुरी में ये नालंदा यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। बहुत बेस्ट एजुकेशन माना जाता था। अब्रॉड जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से जाते हैं, तो वैसे नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते थे। इसके अलावा और भी है, तक्षशिला है, नालंदा यूनिवर्सिटी है। अब यूंग सेन जो आए थे ग्रेट ट्रैवलर, उन्होंने 657 बुक्स फ्रॉम हियर टू द चाइना, यहाँ की लाइब्रेरी से वो 657 बुक्स लेके गए थे चाइना में। 7th सेंचुरी में उन्होंने विजिट किया था ये यूनिवर्सिटी के अंदर, जहाँ पे देखा था जाके कि वहाँ पे 7 ह्यूज बड़े बड़े हॉल्स है, 300 रूम्स है। इसके अलावा विलेज के जो लोग हैं वो डोनेट करते हैं यूनिवर्सिटी को, आगे फंड को इकट्ठा करते हैं, जहाँ पे फूड और क्लोथिंग फैसिलिटी फ्री में बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। फिर इसके अलावा लाइब्रेरी जो है रिपोजिटर, इट्स बुक रिपोजिटर मतलब जो लाइब्रेरी का एरिया है वहाँ पे उसको बोला जाता था धर्मगुंज। लाइब्रेरी को धर्मगुंज बोला जाता था। 5 to 11 सेंचुरी के अंदर ये नालंदा यूनिवर्सिटी का रेपुटेशन और एजुकेशन बहुत ही फेमस और अच्छा था। तब उसके बाद नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है दैट इज द तक्षशिला। तक्षशिला जो अभी रावलपिंडी के अंदर पाकिस्तान के अंदर है, कैपिटल उसका गंधार रीजन है। वहाँ का भी एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा फेमस था, जहाँ पे 64 सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जाते थे, प्रैक्टिस किया जाता था गुरु के साथ। जीवक डिसिपल लॉर्ड बुद्धा के जो मेन जीवक माना जाता था, डिसिपल मतलब स्टूडेंट, लॉर्ड बुद्धा के स्टूडेंट को बोला जाता था जीवक। और वहाँ पे लेसन्स बताए जाते थे, आयुर्वेदा के ऊपर बताया जाता था, इकोनॉमिक्स के ऊपर, ऑथेलियाज की स्टडी बताई जाती थी। तो नेम ऑफ द तक्ष, ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी का नाम जो सन थे भारत के सन, ब्रदर ऑफ लॉर्ड रामा के जो भाई थे जो रघुकुल के अंदर पैदा हुए थे, उनके भारत जो बेटे थे उनके ऊपर से तक्ष नाम के ऊपर से ये यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया था तक्षशिला। ये यूनिवर्सिटी 7th सेंचुरी में डेवलप हुई थी एंड स्टूडेंट वेर फ्री टू स्टडी सब्जेक्ट इन देयर इंटरेस्ट। उनको जो चीज़ में इंटरेस्ट होता था वो सब्जेक्ट वो अपना पढ़ाई करने में यहाँ पे इंटरेस्टेड जो होते थे वो लेते थे। 20 स्टूडेंट्स पर टीचर, एक टीचर के पास 20 स्टूडेंट्स ही रहते थे एंड वो स्टूडेंट के फ्रॉम डिस्टेंट आसपास की जो सिटीज़ थी ज़्यादातर वहीं से आते थे। वाराणसी, राजगृह है, मिथियालय, उज्जैन है, ओवर क्राउडेड यूनिवर्सिटीज़ वो लोग नहीं करते थे। फिर यहाँ पे और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि वहाँ पे एक्सपर्ट पॉलिटिशियन जो थे, कौथिलियास जो थे, वो भी ये यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे गुरुज और भी बहुत सारे फेमस जो पॉलिटिशियंस हैं, पोएट्स हैं, जिन्होंने कोई ग्रामेरियन है वो यहाँ से पढ़ चुके थे। चाइनीज स्कॉलर जो है फा हियन है वो भी वहाँ पे विजिट गए थे 5th सेंचुरी के अंदर। चंद्रगुप्ता जो मौर्य है वो वहाँ के मेंटर थे। चाणक्य द मेंटर ऑफ द चंद्रगुप्ता मौर्य वाज स्टडी हियर। देन आफ्टर नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है वाराणसी की, काशी में। ये यूनिवर्सिटी 7th सेंचुरी में इसका पिलग्रिमेज स्टार्ट हुआ था। जो रिलीजियस सेंचुरी है आर्यन कल्चर के टाइम पे माना जाती थी। वाराणसी के जो किंग है वो यहाँ पे मेन फिलोसोफर थे, उपनिषदिक एज और सपोर्ट करते थे एजुकेशन को। फिर लॉर्ड बुद्धा चूज द वाराणसी सुटेबल प्लेस फॉर द प्रोपगेशन ऑफ हिज प्रीचिंग पोटेंशियल फिलोसोफर है। अधीक्षाचार्य हैड टू मूव टू काशी, अडॉप्टेड द न्यू प्रिंसिपल्स। ये सारे कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया इसके अलावा रहते थे। अनदर यूनिवर्सिटी है दैट इज द वल्लभ यूनिवर्सिटी। वल्लभ यूनिवर्सिटी गुजरात के अंदर है, जो 7th सेंचुरी में इसका एजुकेशन फेमस होना स्टार्ट हुआ था। इसका कंट्रीब्यूशन ऑफ द कंटेम्प्रेरी है, जो वंश डायनेस्टी के रूलर थे वहाँ से स्टार्ट हुआ था। एंड यूथ सेंटर ऑफ द एजुकेशन है। वल्लभ वॉज द सेंटर ऑफ द हिनायन कल्ट बुद्धिस्ट रिलीजन इन द मिडल ऑफ द 7th सेंचुरी में। बुद्धिस्ट स्कॉलर लाइक
स्थिरमती एंड गुणमती वेर द लीडिंग प्रिंसिपल ऑफ द वल्लभी। नाउ नालंदा के बाद अगर माना जाए ईस्टर्न पार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस थी नालंदा यूनिवर्सिटी। तो वल्लभ जो है वो कैपिटल थी इंटरनेशनल पोर्ट के अंदर, वहाँ पे वल्लभी को उस टाइम पे वल्लभी का रूल था, तो इसी वजह से उसको नाम दिया गया था ये यूनिवर्सिटी का उसके बेस पे ही। मैत्रेक डायनेस्टी एंड है पैट्रोनाइज education and universities as well. So Maitreya dynasty were not a Buddhist. It is not a Buddhist, but it is an helping institution for other. And then after in 1775 AD, Arabians ने अटैक किया, Maitreys were defeated and the university was closed down. ये यूनिवर्सिटी के बंद होने का कारण जो अरेबियन का अटैक हुआ था वो उसका कारण था कि वो फिर क्लोज हो गई। एंड द नेम ऑफ द फेमस स्कॉलर वॉज रिटन ऑन द गेट। वो वहाँ पे उसके गेट पे वल्लभी का नाम लिखा हुआ था। स्कॉलर्स बाय शोइंग देयर एजुकेशन हायर राइट्स था राज्यसभा के अंदर, जिसके अंदर नॉलेज है, वर्शिप है, पर्टिकुलर सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बताई जाती थी। तो वैसे ही ये सारी यूनिवर्सिटीज़, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फेमस यूनिवर्सिटीज़ की यहाँ पे डिक्लेरेशन की गई है। 3 मार्क्स के अंदर कभी कभार पूछा जाता है। ये एक्सरसाइज है जिसके वेदास यहाँ पे है, नॉलेज हमने जो पढ़ा वो, तक्षशिला विद्यापीठ जो हमारी तक्षशिला हमने ये इसमें पढ़ा, उसको उसके कुछ पॉइंट लिखने। मेडिवल पीरियड जो हमने मॉडर्न लैंग्वेज का पीरियड देखा वो है। फिर वल्लभी विद्यापीठ जो अभी हमने रिसेंटली किया, गुजरात की यूनिवर्सिटी है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार की है, बदगांव वाली, वो। यजुर्वेदा के ऊपर नोट डाउन लिखना है, यजुर्वेदा। एंड कुछ यहाँ पे MCQs है, यू कैन नोट डाउन फ्रॉम here. Further, for the notes you can refer that the PDF file.